हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशंस, संरचनात्मक गुणसूत्र असामान्यताएं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण वह प्रोसेस होती है जिसमें किसी गुणसूत्र का एक भाग टूटकर अन्य असमजात गुणसूत्र या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रोसेस जो होती है वो क्रॉसिंग ओवर से बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन के अंदर जीन्स का जो आदान प्रदान होता है वह नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य होता है, जबकि क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जीन्स का जो आदान प्रदान होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य होता है। ट्रांसलोकेशन जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल ट्रांसलोकेशन, दूसरा शिफ्ट ट्रांसलोकेशन एंड तीसरा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन जिसे कि हम साधा स्थानांतरण भी कहते हैं, इसके अंतर्गत एक गुणसूत्र का कोई भी खंड या पार्ट टूटकर अन्य असमजात गुणसूत्र या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के एंड पे जाके जुड़ जाता है। ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक नॉर्मल या सामान्य, जिसमें जो ट्रांसफर्ड पार्ट होता है उसमें जीन की जो सीक्वेंस होती है वो सही क्रम में होती है, सीधी होती है, और दूसरा होता है रिवर्टेड या प्रतिलोमित, जिसके अंदर जो ट्रांसफर्ड पार्ट होता है उसमें जीन्स का क्रम जो होता है वो रिवर्स हो जाता है या उल्टा हो जाता है। सेकंड है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन या विस्थापित स्थानांतरण। इसके अंतर्गत गुणसूत्र के बीच का कोई भी भाग टूटकर, जिसे कि हम इंटरकैली सेगमेंट कहते हैं, वो किसी अन्य नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे कहीं पे भी जाके जुड़ जाता है, और सामान्यतः ये भी दूसरे क्रोमोसोम्स के मध्य में ही जाके जुड़ता है, मध्य में कहीं जाके जुड़ता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसलोकेशन है उसे हम शिफ्ट ट्रांसलोकेशन कहते हैं। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन जो होता है ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, अगेन सामान्य और प्रतिलोमित। जब जीन्स का क्रम जो होता है वो सामान्य होता है, सीधा होता है, तो वो उसे हम नॉर्मल टाइप का शिफ्ट ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और अगर उसमें जीन्स का क्रम रिवर्स हो जाता है तो उसे हम रिवर्टेड शिफ्ट ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या व्युत्क्रमित स्थानांतरण। इसके अंतर्गत 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य क्रोमोसोम्स के जो पार्ट होते हैं, खंड होते हैं, उनका आदान प्रदान हो जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, पहला ये है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन जिसमें क्रोमोसोम नंबर 4 है, इसका बीच का एक जो पार्ट होता है वो क्रोमोसोम नंबर 20 जो है उस पे उसके ही बीच में जाके जुड़ जाता है। और नेक्स्ट ये है व्युत्क्रमित स्थानांतरण या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसके अंदर एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम है और एक ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है। इनमें दोनों के ही एक एक पार्ट जो होते हैं वो टूटते हैं और एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज हो जाते हैं। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर उसमें दोनों पेयर के ही दोनों क्रोमोसोम्स के मध्य ट्रांसलोकेशन होता है तो ये कंडीशन जो कहलाती है वो होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन कहलाती है। होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन जो होती है ये कंडीशन सामान्यतः बहुत कम पाई जाती है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कम होती है, और जनरली लीथल नहीं होती, जीवों के लिए ये घातक नहीं होती है, क्योंकि इसमें मियोसिस अवस्था जो होती है वो सामान्य रूप से होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन के समय जो पेकाइटिन अवस्था होता है उस समय जब जोड़े बनते हैं तो उसमें नॉर्मल बाइवेलेंट बनते हैं, और उनका सेग्रीगेशन जो होता है वो भी नॉर्मल होता है, जिससे बनने वाले जो गैमिट्स होते हैं वो वाइबल होते हैं, क्योंकि उनमें जितने भी जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जीन्स के पूरे सेट पाए जाते हैं। ट्रांसलोकेशन की वजह से ये हो सकता है कि जीनों की स्थिति परिवर्तित हो जाए, तो उनका पोजीशन इफेक्ट हो सकता है, फिनोटाइप कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन वो जो जीव होते हैं उनके लिए घातक नहीं होते, लीथल नहीं होते हैं। और इन होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन जो होता है उनको ईजिली डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मियोसिस के समान मियोसिस जो अवस्था होती है उस समय इनका जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है, मूवमेंट होता है, वो बिल्कुल सामान्य होता है, इसलिए इनको ईजिली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर दोनों नॉन होमोलॉगस पेयर के मध्य होमोलोगस पेयर जो होते हैं उनके मध्य अगर ट्रांसलोकेशन में सिर्फ एक एक क्रोमोसोम ही इन्वॉल्व रहता है तो उसे हम हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन कहते हैं। हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन जो होता है उस कंडीशन के अंदर मियोसिस जो होता है वो असामान्य प्रकार का होता है। मियोसिस की पेकाइटिन सब स्टेज जो होती है उसमें जोड़ी बनाने वाले हेट्रोजाइगस जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके मध्य
एक सामान्य बाइवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता है, उसकी जगह एक एक्स आकृति का चतुसंयोजक या क्वाड्रिवेलेंट बनता है, जो कि क्रॉसिंग ओवर एन क्रास फॉर्मेशन के बाद डाइकाइनेसिस अवस्था में जो चारों गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मिलके एक रिंग शेप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि जो गुणसूत्र सेग्रीगेशन होता है, जब क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है, उस समय वो अलग अलग तरीके से अलग अलग ओरिएंटेशन जो होता है, अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट होते हैं और अलग अलग ओरिएंटेशन जो होता है वो प्रदर्शित करते हैं। और ये इनका जो विन्यास होता है, ओरिएंटेशन होता है, वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला अल्टरनेट, और दूसरा आसन आसन फर्स्ट एंड आसन सेकंड, या एडजेसेंट फर्स्ट एडजेसेंट सेकंड। अल्टरनेट या एकांतित, अल्टरनेट या एकांतित जो होता है, इस कंडीशन के अंदर जो अल्टरनेट क्रोमोजोम्स होते हैं, रिंग्स में जो अल्टरनेट क्रोमोजोम्स होते हैं, वो एक तरफ पोल की तरफ ही गमन करते हैं और ये एनाफेज के समय 8 की आकृति बनाते हैं। इस समय इस तरह का जो सेग्रीगेशन होता है वो बैलेंस टाइप का होता है। इससे बनने वाले जितने भी गैमेट्स होते हैं उन्हीं में गुणसूत्रों का पूर्ण सेट पाया जाता है, उन पर पूर्ण तरह के जीन्स पाए जाते हैं, कंप्लीट जीन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये वाइबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है आसन टाइप। आसन जो होते हैं, आसन अभिविन्यास या एडजेसेंट अभिविन्यास। एडजेसेंट जो होते हैं भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडजेसेंट फर्स्ट और दूसरा होता है एडजेसेंट सेकंड। फर्स्ट कंडीशन जो होती है उसके अंदर जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक ध्रुव की तरफ जाते हैं, एक पोल की तरफ जाते हैं, और ये एनाफेज फर्स्ट के अंदर रिंग या वलय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के सेग्रीगेशन में जब क्रोमोसोम्स में जो गैमेट्स में आते हैं तो उनके अंदर जीन्स जो होते हैं वो संतुलित अवस्था में नहीं होते। कुछ जीन्स जो होते हैं वो डुप्लीकेशन में होते हैं और कुछ डेफिशिएंसी में होते हैं। सेकंड होता है एडजेसेंट सेकंड, जिसके अंदर एक ध्रुव में आने वाले क्रोमोसोम जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, मतलब उनमें सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं। ये भी एनाफेज फर्स्ट के समय एक रिंग का निर्माण करते हैं। ये स्थिति जो होती है वो बहुत कम होती है। सामान्यतः या तो अल्टरनेट सेग्रीगेशन होता है या अभिविन्यास होता है, या फिर एडजेसेंट फर्स्ट टाइप का जो होता है वो अभिविन्यास होता है। एडजेसेंट सेकंड सेग्रीगेशन सेकंड जो होता है वो कम पाया जाता है। अगर अल्टरनेट सेग्रीगेशन होता है तो उनसे बनने वाले गैमेट्स जो होते हैं वो सब फंक्शनल होते हैं, क्योंकि उन गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें फुल सेट ऑफ जीन्स होता है। जबकि एडजेसेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो होते हैं उनसे बनने वाले गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, क्योंकि उनमें जीन्स की या तो डुप्लीकेसी होती है या डेफिशिएंसी होती है। इसलिए ये गैमेट्स जो होते हैं या तो नॉन फंक्शनल होते हैं या फिर स्टेराइल होते हैं। जब दो हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन वाले इंडिविजुअल्स को आपस में उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो डिफरेंट काइंड की प्रोजेनी जो होती हैं वो F1 उस जनरेशन में प्राप्त होती हैं, जो कि 1:2:1 में होती है, जिसमें जो 25% होते हैं वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें ट्रांसलोकेशन नहीं पाया जाता। 50% जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन वाले होते हैं, और 50% जो होते हैं वो होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन वाले होते हैं। इस तरह के केस जो हैं वो ओइनोथीरा प्लांट में देखा है। इसके अलावा टेरिस्केंशिया एंड रोया, इनके अंदर भी हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन कंडीशंस देखी गई हैं। कई बार इस तरह के ट्रांसलोकेशन होते हैं जो कि होमोजाइगस कंडीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए लीथल होते हैं, घातक होते हैं, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता या उससे नॉन फंक्शनल या फंक्शनल गैमेट्स नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर ये ही ट्रांसलोकेशन जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उसमें जब इनका इफेक्ट होता है वो रिसेसिव टाइप का होता है। तो अगर इस तरह के ट्रांसलोकेशन जो होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बने रहें तो उसको हम बैलेंस्ड लीथल या बैलेंस्ड हेट्रोजाइगोसिटी कहते हैं। और इस तरह के केसेस जो हैं वो ओइनोथीरा प्लांट जो उनमें देखे गए हैं। ऑर्निथोप्लांट्स प्लांट्स में क्या होता है कि कई बार 2 नॉन होमोलोगस पेयर से ज़्यादा पेयर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उस समय जो जब पेकाइटिन अवस्था होती है तो इनमें जब क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो आपस में जब उनका फ्यूज़न होता है तो उसमें 4 की जगह 6, 8 या उससे अधिक क्रोमोजोम जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि डिफरेंट टाइप के फिगर जो होते हैं वो देखे जाते हैं। तो ये थे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस।
अन्य स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो होती हैं वो कई बार देखी जाती हैं। संरचनात्मक असामान्यता जो होती हैं उसमें जैसे कि सेंट्रिक फ्यूजन, जिसमें कि सेंट्रोमियर जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, या सेंट्रिक फिशन, जिसके अंदर एक गुणसूत्र जो होता है उसका सेंट्रोमियर के बीच में फिशन हो जाता है या वो टूट जाता है। सेंट्रिक फ्यूजन का क्या है, जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं, दो क्रोमोसोम जो होते हैं उनके जो सेंट्रोमियर जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। कई बार दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं उनके सेंट्रोमियर फ्यूज़ हो जाते हैं और जिससे कि एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार की जो परिघटना होती है उसको रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है वो बीच में से टूट जाता है, तो इसमें कई बार एक मेटासेंट्रिक जो कि काफ़ी बड़ा होता है और एक बहुत छोटा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है वो अपने सेंट्रोमियर से टूट जाता है, जिसकी वजह से दो एक्टोसेंट्रिक और या सब मेटासेंट्रिक जो होते हैं वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस प्रकार सेंट्रिक फ्यूजन या फिशन की वजह से क्रोमोसोम जो होती है उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो पूर्णतः चेंज हो जाती है। उसमें सेंट्रोमियर जो होती है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और कई बार क्रोमोसोम के नंबर कम या ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, किसी भी एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है उसके सेंट्रोमियर का बीच में से डायरेक्ट फिशन हो जाता है, वो दो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। आइसोक्रोमोसोम क्या होते हैं, कई बार एक क्रोमोसोम होता है वो सेंट्रोमियर जो होते हैं उससे वो टूट जाता है, और अब जो सेंट्रोमियर जो ये फिशन हो गया वो दो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है उसमें दो क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट होकर एक क्रोमोसोम के आर्म की तरह जो होता है वो बिहेव करते हैं। तो बनने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें दोनों आर्म जो होती हैं, भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इन्हें हम आइसोक्रोमोसोम्स कहते हैं। सामान्यतः जब हम देखते हैं समानता कि ये ना कहते हैं जो ये एक्सचेंज होता है, कम्युनिटी एक्सचेंज होता है, वो ट्रांसलोकेशन में नॉन सिस्टर जो क्रॉसिंग ओवर की जो होती है वो नॉन सिस्टर कम्युनिटी के मध्य होती है, या जो ट्रांसलोकेशन होता है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य होता है। लेकिन कई बार कम्युनिटी एक्सचेंज जो होता है वो सिस्टर कम्युनिटीज के मध्य ही होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना जो होता है वो आसान नहीं होता, क्योंकि सिस्टर कम्युनिटी के ऊपर सेम टाइप ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, इसलिए मार्फोलॉजिकली उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अब क्या इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। अधिकतर केस में क्या होता है कि जो एब्रेशंस होते हैं वो जीवों के लिए घातक होते हैं। इससे जो बनने वाले गैमेट्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। अधिकतर जो डेफिशिएंसीज या डिलीशन अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तब भी उनसे वाइबल गैमेट्स बन सकते हैं, लेकिन अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो उनसे फंक्शनल गैमेट्स नहीं बन सकते, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो होती है उनमें डेथ पाई जाती है। डुप्लीकेशन जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब कि अपना इफेक्ट जो होता है वो डेफिशिएंसी से ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि कई बार जो डुप्लीकेशन जो होते हैं वो इतने लार्ज नंबर में होते हैं कि वो क्रोमोसोम बैलेंस जो होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, या कई बार जो होती है प्लांट जो होते हैं उसमें विगर जो होते हैं जो हाइब्रिड विगर जो होते हैं वो अच्छे बनते हैं, बड़े बनते हैं। ऑइनोथिरा लेमार्कियाना जो होता है उसके अंदर हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन की वजह से 50% तो नॉन वाइबल सीड्स बनते हैं, बट 50% जो होते हैं वो बैलेंस्ड लीथल सिस्टम की वजह से वाइबल सीड्स बनते हैं। ऑइनोथीरा रोयो प्लांट्स जो होते हैं उनमें कई बार सेग्रीगेशन के समय इरेगुलर मैनर में जो सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का वो इरेगुलर मैनर में होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स टाइप के ट्रांसलोकेशन जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम इनको क्रोमोसोमल एब्रेशन जो होते हैं या गुणसूत्र असामान्यताएं उनको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में चेंजेस जो होते हैं उनको किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उनके कैरियोटाइप की कंपैरेटिव स्टडी करके उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैरियोटाइप जो होता है उसमें टोटल हम जो एक नॉर्मल जो कैरियोटाइप है और कोई एक अल्टर्ड फिनोटाइप वाला जो व्यक्ति हो या इंडिविजुअल होता है उसके कैरियोटाइप को जो हम उनकी स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो उनके उस समय क्रोमोसोम्स जो होता है उनके अंदर नंबर या उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनके चेंजेस जो होते हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे अच्छा जो इसका डिटेक्ट करने का तरीका है वो है उनकी मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन की स्टडी करना।
ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जिससे कि मियोसिस के समय कैसे किस प्रकार से जो मेटाफेज है उसके अंदर पेयर पैराइटिन अवस्था उसके अंदर क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं, फिर मेटाफेज प्लेट में वो आते हैं और फिर उनका एनाफेज प्लेट में कैसे सेग्रीगेशन होता है उसकी स्टडी करके हम म्यूटिक बिहेवियर की स्टडी करके हम एबनॉर्मल जो क्रोमोसोम्स हैं या एबनॉर्मलिटी है जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है उसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि डेफिशिएंसी या डुप्लीकेशन जो है वो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो लूप फॉर्मेशन होता है। इसी के प्रकार से इन्वर्जन जो है उसमें बिज फॉर्मेशन डाइसेंट्रिक बिज फॉर्मेशन होता है। और अगर ट्रांसलोकेशन कंडीशन है हेटेरोजाइगस में तो उसमें रिंग फॉर्मेशन होता है। तो इन जो एबनॉर्मल फिगर्स है इनका पता लगा के हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ जो है उनका पता लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो मेथड्स होते हैं कैरियोटाइपिक मेथड्स एंड मियोटिक बिहेवियर स्टडी जो होती हैं उनसे बहुत ही माइन्यूट क्रोमोसोमल सेगमेंट जो होते हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। उनके लिए और कुछ नए मॉडिफाइड मेथड्स हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये हैं क्रोमोसोमल बेंडिंग और दूसरा इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से हम माइन्यूट लेवल पे हुए जीनोमिक अल्ट्रेशन या क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन जो है उनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये थे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। थैंक यू।